हेलो पीपल, हाय, बहुत बहुत स्वागत यार आपकी ल्यूसेंट सीरीज, जिसकी आपको बहुत बहुत टाइम से इंतजार भी था आपको, और आप चाह रहे थे कि वो दोबारा से शुरू हो जाए, तो बधाई हो। जैसा आप लोगों से पूछा था तो आप लोगों ने बताया, भाई साहब मैं तो रिजल्ट देख करके मैं शॉक हो गया हूँ। 2,500 लोग, लगभग 5,000 लोगों ने वोट किया था, जिसमें लगभग 2,500 3,000 से ऊपर लोग कह रहे थे कि आपको रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी की साथ में प्रेप करने के लिए आपको कंप्लीट जीएस के लिए ल्यूसेंट सीरीज चाहिए। तो ये लीजिए, ये सीरीज आपके सामने है। ये 3 दिन की सीरीज में, ये आपको रिकॉर्डेड सीरीज दे रहा हूं। एंड देन 5th of September ऑनवर्ड्स, डेट नोट कर लेना, 5th September शाम 5:30 बजे से हमारी लाइव क्लासेस फॉर ल्यूसेंट जीएस शुरू हो जाएंगी। अभी मैं आपको 3 क्लासेस दे रहा हूं, प्लीज मेक श्योर आप इन 3 क्लासेस को जरूर से कर लें। आपको एक, ताकि आप, मैं चाहता हूं आप फ्लो में आ जाए, जब से क्लास वो स्टार्ट होना आप उस फ्लो में आ जाए। जैसा मेरा एक अपना तरीका होता है कि पहले कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाती हैं, आप थोड़े से उस फ्लो में आ जाए और फिर तुरंत हम अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो ये रही आपके लिए क्लास। एंजॉय द क्लास। थैंक यू। चलिए, चल गया हमारा स्लाइड शो। और रुकिए एक सेकेंड। जो आपको मेरे अपने नोट्स हैं उसका पीडीएफ आपको यहां से मिलेगा। वो कहां से मिलेगा? चलो स्टार्ट। आप क्लास शेड्यूल देख लीजिए। ये अभी जब तक आपका लैब पर, क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए जो आपका वो है ना, आपका लैब के ऊपर मैं यहां पर सारी चीजें लूंगा। ठीक है, हाँ, सीरीज चलेगी, राइट, सीरीज चलेगी, बिल्कुल आराम से चलेगी। और ये देख लीजिए, आपके इतने सारे लेक्चर हो रहे हैं। कल सुबह करंट अफेयर्स भी होगा स्टडी लैब के ऊपर। 1-2 दिन लगेंगे ये सही करने में, तो उनसे बात हो गई, सो दे आल्सो रियलाइज कि हाँ यार सारी चीजें तो बढ़िया हैं, तो वो सारी चीजें सेटल हो जाएंगी अपनी। अभी देख लीजिए, ये 13 लेक्चर्स चलते हैं डेली, और ये आप ही के लिए चलवाए जा रहे हैं। ये लैब और स्टडी लैब दोनों पे चलते हैं। तो ये रहा आपका हिसाब किताब जो आप देखेंगे। अगर एनिमेशन ना चल नहीं रहे, बट कीप द स्टैटिक स्लाइड, जो भी उसका स्टैटिक है ना उसको जरूर रखिए उसको। चलिए आगे बढ़े। देखो, अच्छा यार, अच्छा हम लोग आज क्या कर रहे हैं? हम लोग आज कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यानी कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट में क्या क्या चीजें हैं इस पे ध्यान देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट में। हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले सवाल नंबर 1 से आ रहा है, और 25-26 सवाल 30 सवाल तक जाएंगे। स्पीड बढ़िया रखना, यह बात ध्यान रखना। चलिए आइए शुरू करिए। चलो देखो, ठीक है जी राहुल बाबू। देखो यार, व्हेन वाज द फर्स्ट रॉयल दरबार हेल्ड? 1 नवंबर 1858 को क्वीन का प्रोक्लेमेशन देने के लिए पहला रॉयल दरबार कहां पर किया गया था? अब समझिए, पहला रॉयल दरबार कहां किया गया था? इलाहाबाद, मैसूर, दिल्ली, कानपुर। इसकी मैं कहानी समझाता हूं, बड़ी गजब कहानी है यार। सुनो, कहानी क्या हुई। बोले देखो ऐसा है, 1857 की क्रांति हुई, हमने लड़ी, क्रांति की लड़ाई। उनको लगा वो बवाला काट दिए हिंदुस्तानी हमारे लिए, नाक के नीचे थे हमारे, और इतना उछल रहे हैं ब्रिटिशर्स के हिसाब से। उनको लगा कि इतना उछल रहे हैं ये, और 1857 क्रांति उनके लिए थी कि ये बहुत ज्यादा उछलना सीख गए, हमारे लिए थी क्रांति की लड़ाई। तो बोले ना भैया, ऐसा नहीं हो पाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही सारे फसाद की जड़ है, उसको हटा दो। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोले देखो ऐसा है, भारत का कंट्रोल अब तुम्हारे उसमें नहीं रहेगा, तुम्हारे हाथों में अब भारत का कंट्रोल हम दे ही नहीं सकते। 1857 में ऐसा हुआ था। जब ऐसा हुआ तो फिर बोले अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में नहीं रहेगा तो किसके अंडर में रहेगा? तो बोले ऐसा है, अब महारानी डील करेंगी। कौन सी महारानी? ब्रिटेन की महारानी। क्वीन ने बोला अपने आप, मतलब वहां बैठे बैठे बोला कि अब मैं भारत की महारानी हूं। उन्होंने टाइटल अज्यूम कर लिया, बोली एम्प्रेस ऑफ इंडिया हूं मैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ब्रिटेन में बैठ करके बन गई है वो भारत की महारानी। एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल उन्होंने अज्यूम कर लिया खुद बैठे बैठे। और कौन से कमरे में हुआ ये सब? कमरा बोले तो कौन से शहर में हुआ ये सब? जिस शहर में ये हुआ है उसको बोलते हैं क्या? प्रयागराज आज का, जिसको पहले बोलते थे इलाहाबाद। बात समझ आई क्या है ये पूरा? कि रॉयल दरबार क्या है? रॉयल दरबार क्यों हुआ था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर उनको खुन्नस आ गई थी, तुम्हारे रहते हुए कैसे इतने सारे विद्रोही उन्होंने हमारे अगेंस्ट विद्रोह खड़ा कर दिया, तुम लोग हट जाओ। उनको निकाल फेंका था ईस्ट इंडिया कंपनी को। बोले एडमिनिस्ट्रेशन करने की अब तुम्हारा कोई पावर नहीं है, तुम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करोगे, डायरेक्ट मेरे हाथों में एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, और मैं हूं भारत की महारानी। आहा, क्या बात है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो दिस वन यहां पर आए क्या बात है विवेक। देखिए ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? आत्मीय सभा, संगत सभा, तत्वभूमि सभा, या फिर प्रार्थना समाज। ये इनमें से कौन? आप लोग बताओगे आंसर। ये मैं कंप्लीट रिवाइज कराऊंगा विद स्टोरीज, जो भी कहानियां हैं, बैकग्राउंड स्टोरी, वो भी बताता चलूंगा। चलो जल्दी जल्दी बता दो भाई, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा कि इसमें आपका सही आंसर जो है वो क्या है। चलिए समझिएगा यार, प्रार्थना समाज। देखो इसको, ऐसे सवालों को पता कैसे करते हैं, ये सारे के सारे क्या समाज हैं समझिएगा। हिंदुस्तान में 2 रिलीजन जो है वो बहुत प्रेडोमिनेंट है, जो हमेशा से थे, यानी उनका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हिंदुइज्म एंड
इस्लाम। अभी क्या हुआ कि जो भी इसमें कोई अगर ऑर्थोडॉक्स विचारधारा है या कोई भी ऐसी चीज है जो कि प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे थे कि शायद उस समय जरूरत हो लेकिन आज के टाइम पे जरूरत नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ये सभाएं बनाई गई थी जहां पर लोगों को ये गाइड किया गया कि देखो भैया अब इसकी जरूरत नहीं है अब इसकी। तो ये क्या करा गया, इनमें से एक सभा का नाम था प्रार्थना समाज भी नाम था। प्रार्थना समाज के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था, आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम था, आत्माराम पांडुरंग। ये सब क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बाद आई हैं। यानी जब इंसान और ईश्वर का जो जुड़ाव है उसको थोड़ा सही करने ले गया। पहले ईश्वर क्या होता था, पहले ईश्वर का मतलब ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में ऐसा हो गया था कि इंसान जिससे डरता था वो ईश्वर मान लेता था, यही ईश्वर है। तो इन समाजों ने क्या किया, ये नहीं बोला ईश्वर नहीं है, बोले ईश्वर है, लेकिन ये जो ईश्वर के बीच में जो मिडल मैन बन गए हैं ना, ये सबसे बड़े घातक हैं। तो कनेक्शन में ना आप सीधा सीधा मतलब ईश्वर और अपने बीच में कनेक्शन रखिए। ये जो बीच में बिल्कुल ठेकेदार बन गए रिलीजन के ना जो लोग, वो गलत है। तो इन सारे समाजों ने वो काम किया था। इन्हीं में आता है प्रार्थना समाज। जो फाउंडर कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। नाम नोट कर लेना बढ़िया से, आत्माराम पांडुरंग। अच्छा, आत्माराम पांडुरंग हो गया। और तो पूछा क्या गया, इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा फाउंडर सही नहीं है, तो आत्माराम पांडुरंग आंसर हो गया इसका। आइए यहां पर आ रहे हैं, इनमें से बताएंगे ताना भगत मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है। ताना भगत मूवमेंट जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ओरावन, मुंडा, संथल या फिर कोंडा डोराबा। बोलोगे कैसे सवाल है भैया ये हैं गजब गजब सवाल। सुनिएगा क्या हुआ था। देखिए हुआ क्या, ये सब रिलीजन के ऊपर चल रहा है, थियोसॉफिकल के ऊपर चल रहा है। आप लोग ये सवाल इग्नोर करते हो लेकिन ये एग्जामिनर पूछता है। सुनो ताना भगत मूवमेंट क्या था, हुआ क्या, छत्तीसगढ़ के पास में एक जगह है, सुनना यहां पर छत्तीसगढ़ के हाँ नॉट करेक्टली पूछा था ना, तो बताया तो सही, नॉट बता तो दिया मैंने। प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग द्वारा करा गया था। ये महादेव गोविंद रानाडे यहां आंसर दिया हुआ, नहीं गलत है ना ये तो। चलिए आइए, तो ताना भगत मूवमेंट क्या था, देखिए एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, जात्रा ओरांव कम्युनिटी, बेसिकली ओरांव कम्युनिटी थी, ट्राइबल छत्तीसगढ़ में रहती थी। इनको क्या हुआ, बहुत बढ़िया कहानी है ये, बहुत बढ़िया कहानी है। ताना भगत मूवमेंट क्या है, एक दिन क्या हुआ, इनके सपने में ईश्वर आए। क्या बात है, इनके सपने में ईश्वर आए और बोले, ये सच्चाई है जो बता रहा हूं, एक एक वर्ड इसका सच है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कहानी चला बता रहा हूं कोई, ये कहानी है लेकिन पूरी कहानी सच्ची है। तो यहां क्या हुआ, एक दिन सो रहे थे इनके वहां एक आदमी था जात्रा एक दिन सो रहे थे और वो ओरांव कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। जात्रा सोते सोते अगले दिन सुबह बोले, ओ मेरे सपने में ईश्वर आए थे, मेरे सपने में ईश्वर आए थे और ईश्वर हमसे बोल के गए हैं कि ब्रिटिशर्स की गुलामी मत सहो, जमींदार की गुलामी मत सहो, हिंदुओं की गुलामी मत सहो, मुसलमानों की गुलामी मत सहो, और बोले है कि खेती मत करो, खेती करोगे तो गाय और बैल को दर्द होता है, बोले जानवर मत काटो, जानवरों को दर्द होता है, बोले क्या करो, हमेशा भजन करो, और ईश्वर मुझसे ऐसा बोल के गए हैं कि हमेशा भजन करो। तो जात्रा सुबह सुबह उठे और पूरे गांव में नाचे, पूरे गांव में नाच के बोले कि ये जो है ये ऐसा बोला, अब हम ब्रिटिशर्स को नहीं मानेंगे, हिंदुओं को नहीं मानेंगे, मुसलमानों को नहीं मानेंगे, जमींदारों को नहीं मानेंगे, हम किसी को नहीं मानेंगे। और पूरे गांव में फैल फैल करके ये बात बोल दी और बोले मैं सत्य बोलता हूं, हमेशा मैं कभी गलत नहीं बोलता, और मेरे सपने में ईश्वर ने आकर के ये बात बोली है। ये जो ट्राइब था ये थोड़ा डरा सा ट्राइब था, यानी ये ईश्वर से बहुत डरते थे। तो अगर उन्होंने ये बात नहीं मानी, और उन्होंने ये भी बोला, और ईश्वर ने ये भी बोला है कि जिसने भी ये बात नहीं मानी, यहां वो वाली बात थी, या तो तुम हमारे साथ हो और अगर हमारे साथ नहीं तो हमारे खिलाफ हो, बस अब इतना बोलना था। अब अगर 10 लोग भी साथ में आ गए, 11वां बंदा साथ में नहीं आया, तो भैया वो साथ में नहीं है तो वो खिलाफ है। इसका मतलब क्या हो गया, अ पर्सन हैज टू कम no matter what, the person is not having any choice, the person has to come now। बस यही कहानी हुई। खैर फिर क्या हुआ, तो जात्रा ओरांव ने क्या किया, ये ताना भगत जो मूवमेंट था ना, ये यही था कि जितनी पूरी ओरांव कम्युनिटी थी सबको कूद कूद के बता दिया कि ईश्वर हमारे सपने में आए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा बोला है। तो ये मूवमेंट का नाम क्या दिया गया, ताना भगत। जिस बंदे ने करा उसका नाम क्या था, जात्रा ओरांव जी। चलिए, तो ये हो गया आंसर। ये ट्राइब कहां पाया जाता है, ये ट्राइब आपका अर्शवाइल बिहार, यानी जो पहले बिहार था और अब छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया में पाया जाता है, ठीक है। ये आंसर हो गया। बोलो जी, बात कहानी क्लियर हो गई, अब कभी भूलोगे तो नहीं ना ताना भगत क्या होता है। वेरी गुड। अच्छा, अब करें, अब आगे बढ़ते हैं जी। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। इस पे आ रहे हैं, थ्रू विच एजुकेशनल रिपोर्ट कैलकाटा यूनिवर्सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। देखिए ऐसा क्या हुआ कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी बनाने की चीज करी गई। बड़ा बढ़िया है, मैंने क्लास में मैंने यहां पढ़ाया हुआ है आपको, यूट्यूब पे मैंने इसका आंसर पूरा बताया हुआ है कि क्या किया था। देखो यार, कहानी सिंपल सी है। ये बोले देखो ऐसा है कि यार यहां पर ना
भारत है, भारत में क्या करते हैं, भारत में तो सबसे बड़ी बात है कि हम ये लोग फॉलोअर्स हैं, जो बड़े लोग हैं ना उनको फॉलो करेंगे कि हाँ अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया था, सुनना, वुड्स डिस्पैच में इन्होंने क्या किया था, बोले देखो ऐसा है, अभी तक हमको सामान बनाने के लिए कारीगर तो मिल गए भारत में, यानी ऐसे कारीगर जिनसे खूब सारा सामान बनवाओ और ब्रिटेन ले जाओ तो पूरा भरा हुआ शिप फिनिश्ड गुड से ले जाओ, रादर देन रॉ मटेरियल ले जाने से क्या फायदा, फिनिश्ड गुड से ले जाओ। तो उन्होंने यहां पर एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी थी कि अच्छा ठीक है भाई एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि होगा क्या, जिससे कि लोग पढ़ेंगे तो हमारे वहां क्लर्क बन जाएंगे बढ़िया से। अच्छा बहुत अच्छी बात है भाई। फिर क्या हुआ, बोले यार देखो ऐसा है, वह अभी 100 रुपए से 400 रुपए तो कमा रहे हैं, लेकिन क्या जुगाड़ लगाएं, पैसा ऐसी चीज है जो किसी के लिए कभी कम नहीं होता, हमेशा क्या मतलब किसी के लिए कभी ज्यादा होता ही नहीं, हमेशा कमी बनी रहती पैसे के लिए। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है यार, अभी तो 100 रुपए से 400 रुपए कमा रहे हैं, बताओ 100 रुपए से हम 400 से अब 800 कैसे जाएंगे। तो बोले एक काम करो, अभी तक क्या कर रहे हो आप, अपना फिनिश गुड पूरा का पूरा यहां से उठाते हो और लेके जाते हो ब्रिटेन उसको बेचने के लिए, क्यों ना ऐसा करें यार कि हम इंडिया में ही कंज्यूमर क्लास बना दें। बोले इंडिया में ही ना कंज्यूमर क्लास बना दें, और इंडिया में कंज्यूमर क्लास बनाने का मतलब यह होता है कि आप इंसान को ज्यादा पढ़ा लिखा दो। आज भी हमारे वहां ये होता है, जो ज्यादा हीरोगिरी दिखाता है तो हम एक ही बात बोलते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, और अगर किसी के वहां कोई बहू बोल दे तो हाँ बहुत अंग्रेजी बहू लाओगे तो यही होगा। सो आप सोचो, आज हम मॉडर्न सोसाइटी में भी आज हम जब रहते हैं ना तो हम ये चीजें सुनते हैं, बहू बहुत अंग्रेज हो गई हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज द मॉडर्न सोसाइटी। नाउ इमेजिन एटलीस्ट 100 और 150 years बैक व्हाट यूज्ड टू हैपन। हम बात कर रहे हैं आज से 150-200 साल पहले, यानी आदमी जब पढ़ लिख जाएगा तो वो बड़ा आदमी है, ऐसा एक फील था, दुनिया उसको अलग नजरों से देखती है। तो इन्होंने क्या किया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस किया। बोले यार इससे में क्या होगा, जो लोग पढ़ेंगे, जो ग्रेजुएट होंगे ना, ब्रिटिशर्स के अंदर पेशेंस बहुत था, वो कभी तुरंत रिजल्ट कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे। बोले ये सब लोग ग्रेजुएट निकलेंगे तो ये लोग खूब सारा हमारा सामान खरीदेंगे, इनको लगेगा कि ये इंडिया का सामान नहीं खरीदना, ये नॉर्मल गुड्स है, ये इंफीरियर है, हमें सुपीरियर गुड खरीदना है ब्रिटिशर का। तो हम क्या करेंगे, कंज्यूमर क्लास बना देंगे, और अगर वो बड़े लोग खरीदेंगे तो नीचे वाले लोग देखेंगे अरे वाह यार ब्रिटिशर, वो भैया खरीद रहे हैं, फलाने भैया लॉयर है, बैरिस्टर भी खरीद रहे हैं, हम भी खरीदेंगे। तो उनके लिए एक गोल हो जाएगा, यानी ब्रिटिशर्स ने अपनी मार्केट क्रिएट नहीं करी, उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया और उसके लिए उन्होंने अट्रैक्ट करवा दिया अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट, वो कभी बेचने नहीं गए, लोग उनसे खरीदने आए। सो दैट वाज द ब्रिटिशर स्ट्रैटेजी। चलिए आप समझिएगा। अच्छा नाउ व्हाट टू डू इज, नेक्स्ट पर आते हैं, देखिएगा यहां पर आ रहे हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा ना, वुड्स डिस्पैच में ऐसा करा गया था, कैलकाटा यूनिवर्सिटी आई थी। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही वाज इंपीच्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लिश। अकेले गवर्नर जनरल हुए जिनका इंपीचमेंट हुआ है, बताइए। चलो अब बताओ भाई क्या होगा यहां पर। आओ आपस में मत बात करिए यार। देखो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली या विलियम बेंटिक। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ही इज द ओनली गवर्नर जनरल, इनको ब्राइबरी के केस में इनको वहां पर बोले थे आओ भाई हम देखते हैं कि आप घूस लिए हैं कि नहीं लिए हैं। एट द एंड क्या होता है, कभी भी किसी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऊपर कोई केस प्रूव ही नहीं हो पाया। गजब चीज होती है ये। तो इनके ऊपर क्योंकि कभी कोई केस प्रूव नहीं हुआ तो ये बच करके निकल गए। ट्रायल हुए लेकिन ये निकल गए। चाहे आप इनकी बात करें, चाहे आप जनरल डायर की बात करें, इन लोगों के कभी केस ही नहीं प्रूव होता था इनके ऊपर कभी भी, ये हमेशा बच जाते थे ये। आइए आगे आते हैं। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई कब, वो कौन सा दिवस था जब इन्होंने ये चीज बनाई। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने ऐसी चीज बनाई है, जल्दी से बता दीजिए। चलो वेरी गुड वेरी गुड। यूपीएसआई की टाइमिंग कुछ पता नहीं चल रहा, देखो सब पता चल जाएगा यार। समस्या ये है, आप समझ रहे हैं ना, हमने लैब के लेक्चर्स को हमने स्टडी लैब पे शिफ्ट करा है ताकि किसी को कोई समस्या ना फेस करनी पड़े, इसीलिए थोड़ा सा समय लगेगा बट सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, 1-2 दिन की बात है, फिर सब आपका यूपीएसआई से लेकर सब होगा। यूपीएसआई मेरे लेक्चर के तुरंत बाद होगा, जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं मेरे लेक्चर के तुरंत बाद होगा, आराम से देखिएगा। तो सीआर दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई, क्यों बनाई यार, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि इनको बनाने की जरूरत पड़ी ये वाली पार्टी। समझना, इन्होंने 1922-1924 की बात है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, बोले देखो ऐसा है यार, ये लोग जो अभी पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है ना हमारे वहां पर, ध्यान से समझिएगा। बोले यार देखो हमारे 1923 में इन्होंने बनाया है, और ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये समझिए। सीआर दास का मतलब होता है चितरंजन दास। स्टोरी बताता हूं आपको। 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एकदम कहानी है पूरी, एकदम दिमाग में बैठ जाएगी, एकदम ध्यान से सुनिएगा। 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स वांटेड कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ऐसा तोड़ने का।
हो गया पार्टीशन, फिर हिंदू मुस्लिम सबने साथ में रिवोल्ट किया। जब सबने रिवोल्ट किया तो क्या हुआ, बोले अच्छा मुसलमानों को अपीस करने के लिए बोले तुम्हारे लिए हम बहुत बढ़िया करते हैं, हम मॉरले मिंटो रिफॉर्म ला रहे हैं जिससे हम तुम्हें बहुत फायदा पहुंचेगा। बोले बहुत अच्छी बात है सरकार, मॉरले मिंटो रिफॉर्म हमारे लिए आ रहा है, हमें फायदा पहुंचेगा। तो वो लोग थोड़े ठंडे पड़ गए। अब क्या हुआ, अब हुआ यह कि 1911 में क्या हुआ, दिल्ली दरबार हुआ। दिल्ली दरबार में बोले अच्छा ठीक है यार, बंगाल को हम वापस से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया था, अब तक क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बहुत सारी खटास आ चुकी थी, तो ये लोग अलग अलग हो गए थे। यानी इंडिया में डिवाइड बहुत ज्यादा चीजें डिवाइड हो गई थी। सुनना यार, फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ये सारे इवेंट ना इसी पार्टी की तरफ आएंगे, अभी बताता हूं। 1916 में क्या हुआ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हो, ये सब लोग साथ में आ गए लखनऊ पैक्ट में। लेकिन बात सुनना, जब कभी कोई अलग होता है ना और फिर वापस से मिलता है, तो हमारे दिमाग में एक ये बात जरूर होती है कि यार ये क्या, ये बंदा सही तरीके से मिला भी है कि नहीं मिला है, ये इसको मतलब इसका इंटेंशन साफ है भी कि नहीं साफ है। यही हुआ, मुस्लिम लीग अपने अलग राह पर लाग रही थी, मॉडरेट्स अपने अलग राह पर लाग रहे थे और एक्सट्रीमिस्ट अपने अलग राग लाप रहे थे 1916 के बाद में। फिर क्या हुआ, 1919 में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। अब सब लोगों को क्या हुआ, देखो अगर 1916 में सब लोग साथ में आ गए, ब्रिटिशर क्या नहीं देख सकते थे, यूनिटी। कुछ भी हो जाए हम यूनिटी नहीं देख सकते, ब्रिटिशर देख ही नहीं सकते थे यूनिटी। और जब 1916 में लखनऊ पैक्ट में सब लोग साथ साथ आ गए ना, तो बोले यार ये तो यूनिटी हो गई इन लोगों में, इनको बांटो, इनको तोड़ो। ये पार्टी बनी 1923 में, धीमे धीमे आ रहे हैं पार्टी की तरफ, इनको तोड़ना शुरू करो। तो क्या किया, 1919 में बोले देखो ऐसा है, हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। बोले हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जमींदार को सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, मुसलमान को अलग देंगे, सिख को अलग देंगे, यूरोपियन को अलग देंगे, हम सबको अलग 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 सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। अरे किसको नहीं पसंद है कि वो जाकर के क्या करे, संसद में बैठे जाकर के। तो धीमे धीमे क्या हुआ, फिर से ये वीक होना शुरू हो गया। कांग्रेस में भी क्या हुआ, कांग्रेस को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, कांग्रेस में भी कुछ लोग बिलीव करने लगे कि ये इलेक्शन का आइडिया बहुत बढ़िया है जो इस 1919 की मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से दिया गया है और हमको बहुत सारी सीटें जीतेंगे। गांधी जी वाज लाइक कि भैया बिल्कुल मत जाना, ये सिर्फ बहुत बड़ा लॉलीपॉप है, मत लेना। लेकिन सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू उन्होंने बोला नहीं, हम तो लॉलीपॉप लेंगे। और उन्होंने जाकर के क्या करा, अपनी अलग पार्टी बना दी। 1923 में क्या बनाई, स्वराज पार्टी। बोले हम क्या करेंगे, इस पार्टी का मूल मकसद क्या था कि हम क्या करेंगे, हम इस इलेक्शन में लड़ेंगे। अब जितने भी स्टेट में इलेक्शन होंगे ना, हम हर जगह लड़ेंगे और जा करके वॉइस रॉय की काउंसिल में घुस करके हम वहां पर कुछ पास ही नहीं होने देंगे। कितना बढ़िया गणित लगाया, ये सोच रहे हो कितना बढ़िया गणित लगाया। उन्होंने बोला कि हम उस पार्टी में जाएंगे, हम वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिलेक्ट होंगे और सिलेक्ट होने के बाद हम मेजॉरिटी में रहेंगे और हम कुछ पास ही नहीं होने देंगे इंडिया के अगेंस्ट। अब सुनिएगा जरा एक छोटी सी पिक्चर, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अगर 7 लोग हैं जिसमें 3 ही पोजीशन अगर इंडिया के लिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमेशा 3 पोजीशन इंडियंस के लिए रिजर्व होती थी। अगर आपको ये 3 की 3 भी मिल गई तो भी आप क्या उखाड़ पाएंगे, क्योंकि आप तो माइनॉरिटी में हैं, ऑब्वियसली बात है। आपकी एक वहां पर आपकी मेजॉरिटी तो हुई ही नहीं, तो आप किसी भी मोशन को रोक ही नहीं पाएंगे, राइट। यानी ये एक बेवकूफाना काम था जिसको हिस्टोरियन ने भी बोला कि ये कोई अकलमंदी का काम बिल्कुल नहीं था। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने यह काम कब किया होगा, मैं इतनी सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक सवाल में मैं 10 सवाल कवर कर चुका हूं। मुस्लिम ये लखनऊ पैक्ट कब हुआ, लखनऊ पैक्ट में कौन कौन मिला, उसके बाद मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आई, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट थे। तो उसके बाद क्या हुआ, सीआर दास लोगों ने पार्टी कब बनाई, 1923 में बनाई। यार 1923 में इन्होंने ये बनाई और गांधी जी अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे 1920 से, है ना। 1920 से लेकर 1922 तक की गांधी जी अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे। तो किस मूवमेंट के बाद ये हुआ होगा, किस मूवमेंट के बाद यह हुआ होगा, 1923 में हुआ होगा ये, यानी कि कहा गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद यह हुआ होगा। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। अरे यशी शर्मा क्यों आप बिल्कुल कतई दुखते दिल के ऊपर मार कतई कतई पूछ रही हैं, सर आपके आर एस अग्रवाल वाले वीडियोस कहां हैं, वो डिलीट क्यों कर दिए। ये तो बिल्कुल पता है वैसी बात है, पता है कि चिंटू फेल हो गया, लेकिन अरे चिंटू बेटा तुम्हारा रिजल्ट आया, तुमने बताया नहीं बेटा तुम्हारा रिजल्ट आया, क्या रहा। हमारे वहां चिंकी का तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, तुम्हारा बताओ, तुम्हारा भी बहुत अच्छा हुआ होगा। आप ये वाला काम कर रही हैं। अरे भाई हमने बताया कि उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, वो मामला सेटल हो गया है, तो 1-2 दिन के अंदर उम्मीद है कि सारी चीजें वापस आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आइए, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं जी।
हाँ 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 हाँ, अरे आशीष ठाकुर जी बिल्कुल, ऐसा मत कहिए भाई, पैर पड़ते हैं, नहीं भाई, आप छात्र हैं हमारे, बहुत ऊपर है हमारे लिए। देखिए आपको यूपीएसआई की टाइमिंग 8:30 से है, 8:30 बजे से यूपीएसआई का बैच इसी लेक्चर इसी चैनल पर शुरू हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन 7, बाय विच चार्टर एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली केम टू एंड। चाइना वाली बताइए, बात हुई थी हम लोगों की, जल्दी से बताइए क्या आ जाएगा हमारा यहां पर। हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्या आ जाएगा, मोनोपोली कहां से गई है यार। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या करा था कि भाई ऐसा है, पहले क्या हुआ था समझना, इसके पहले वाली चार्टर एक्ट पे क्या हुआ था, सिर्फ चाय की मोनोपोली बची थी, बाकी सब खत्म कर दिया गया था। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या किया गया, चाय की जो बची खुची मोनोपोली थी ना वो भी खत्म कर दिया। क्लियर हो गया। आइए बिल्कुल सही से समझ आया ना। अच्छा एक और चीज सुनना, हमने एक और चीज आपको पढ़ाई थी, बोले थे चार्टर और रेगुलेटिंग में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत ज्यादा अंतर होता है। रेगुलेटिंग एक्ट आपने सुना होगा, दो एक्ट होती हैं, एक होता है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, एक होता है अपन का रेगुलेटिंग एक्ट और एक होता है अपन का चार्टर एक्ट। सुनना, एक होता है रेगुलेटिंग एक्ट और एक होता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या करता है, यूपीएसआई वालों आपके में भी ये सब आता है, सुन लो। चार्टर एक्ट जब भी होगा तो मैं कंपनी के लिए, कंपनी के लाइसेंस में कुछ चेंजेस कर रहा हूं कि अब आप यहां ट्रेड कर सकते हो, आप यहां नहीं ट्रेड कर सकते हो, आपके ऊपर ये मैं रूल लागू कर रहा हूं, राइट, वो होगा चार्टर एक्ट। अगर मैं बात करूंगा, इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट, अगर मैं बात करता हूं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, तो मैं बात कर रहा हूं कि कंपनी का होल्ड जो है वो इंडिया के किस प्रांत में रहेगा, इंडिया के किस प्रांत में नहीं रहेगा, ये बात करता हूं जब मैं रेगुलेटिंग, यानी कंपनी कैसे कैसे रेगुलेट करा जा रहा है कंपनी को। बात समझ आ गया। ब्रिटिशर्स कंपनी को रेगुलेट, कंपनी के अफेयर्स रेगुलेट कर रहे हैं इंडिया में, तो रेगुलेटिंग एक्ट मोस्टली पॉलिटिकल होती थी। सुनना, रेगुलेटिंग एक्ट मोस्टली, नॉट ऑलवेज, पॉलिटिकल होती थी और चार्टर एक्ट मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली कॉमर्शियल होती थी, ठीक है, मोस्टली कॉमर्शियल होती थी जी। आइए आगे आते हैं। यार हरिओम पानी नहीं रख गया यार, आज नहीं है, चलिए आइए। अच्छा, Who was elected the lifelong president of the Muslim League? मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन थे, जरा ये बताएंगे जरा, कमान जल्दी से, मैं जानने की इच्छा रखता हूं बहुत ज्यादा। बताइए मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे, कमान क्विकली, बहुत जल्दी से। अरे बता दो भाई। ठीक है, very good, very good, very good. Well, Shivani, I won't say that this one session will suffice all your UPSC, EPFO, because history is so large and this definitely cannot be sufficed in one single lecture, right? So yes, this will be very helpful, but not sufficient, right? I don't want to give any false hopes, but yes, this will be extremely helpful for your UPSC, EPFO. Now, coming back onto the session. So, who was elected as the lifelong president? हमें एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। पहले तो मैं ये बताता हूं भैया, मुस्लिम लीग अगर बनी तो बनी क्यों? What was the reason कि मुस्लिम लीग को बनना पड़ा? देखिए हुआ क्या, मैंने आपको बहुत बढ़िया चीज बताई है अभी अभी कि 1905 बोले इनका एका बहुत हो रहा है, हिंदू मुस्लिम एका बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर ये एका रहा ना तो हम रूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं, जान छिड़कने वाली बात है। तो अब क्या हो रहा है यहां पर, बोले बंगाल का पार्टीशन करो, सिक्किम को अलग करो, बंगाल को पार्टीशन कर दो, एक मुस्लिम बाहुल्य राज्य बना दो, एक हिंदू बाहुल्य राज्य बना दो। जैसे ही ये हुआ तो मुस्लिम्स को लगा यार कि ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमें उनको और मुस्लिम्स को ट्रॉफी ये दी गई कि हम आपको क्या करेंगे, आपको और अच्छा नेतृत्व तो मिल पाएगा, आप अपना अलग लीडर बना लो। बोले उनको भी, और देखो किसी को भी मिलेगा सबको अच्छा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। बोले देखो जैसे कांग्रेस है ना, कांग्रेस देखो आपकी बात तो सुनती नहीं है, एक काम करो अलग से बना लो। मतलब बिल्कुल आप समझ रहे हैं, वो शुक्ला जी नहीं है मिर्जापुर वाले, कतई शुक्ला जी मिर्जापुर वाला काम किया है बिल्कुल। और यहां पर मुस्लिम्स किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, गुड्डू भैया से। तो कांग्रेस तो है, कांग्रेस आपकी बात सुनती नहीं है। आप एक काम करिए, आप मुस्लिम लीग, आप एक अलग पार्टी बना लो। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग फाउंड कर ली। कहां पर, ढाका में। कहां पर फाउंड हुई है ये फाउंड हुई है ढाका में। और जो नवाब ऑफ ढाका थे, नवाब ऑफ ढाका जो थे आगा खान, वो इसके फाउंडर हैं। दो नवाब थे। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज नेवर द फाउंडर और द को फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग। ये कभी भी ना फाउंडर ना को फाउंडर हुए हैं। ये ढाका के जो नवाब थे आगा खान साहब, इनको चुना गया वहां का, उसको, ये उसके फाउंडर थे और इनको लाइफ लॉन्ग लीडर ऑफ द पार्टी चुन लिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आगा खान। बोलो बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ जी, नवाब सलीमुल्ला एंड नवाब आगा खान, ये दोनों ही नवाब जो हैं, इन दोनों लोगों ने सेटअप किया था और इनको चुना गया, लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट चुना गया इनको। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं यार, नेक्स्ट पर आ रहे हैं। हाँ जी, बी और सी ये दोनों ही फाउंडर्स हैं।
आगा खान, इनको प्यार से आगा खान बोलते थे, इनका नाम नहीं था आगा खान, इनका नवाब, लंबा सा नाम, इनका बहुत लंबा नाम है, मैंने 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करी लेकिन हर बार भूल जाता हूं। आगा खान तो इनका पेट नेम है, इनका प्रॉपर नाम पता है कौन सा है? इनका प्रॉपर नाम बिल्कुल वैसा है, आपने वो देखा यार धमाल मूवी में जब अरशद वारसी एंड जावेद जाफरी जब गोवा जा रहे होते हैं तो वो एक गाड़ी में बैठते हैं, तो नाम शुरू होता है अय्यर, फिर वो नाम बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो इनका नाम बिल्कुल वैसा ही है, इनको प्यार से इसीलिए लोगों ने इनका नाम आगा खान रख दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट के ऊपर आ रहे हैं यार, ये आ रहे हैं कि इन विच कॉन्स्पिरेसी केस औरबिंदो घोष नेम इज कनेक्टेड। कौन सी ऐसी कॉन्स्पिरेसी केस था जहां पर औरबिंदो घोष का नाम था? देखो ये सब यंग रिवॉल्यूशनरीज हैं, यंग ब्लड, यानी जिस उम्र में हम और आप बोल रहे होते थे ना, पिकाचू मैं तुम्हें चुनता हूं, राइचू मैं तुम्हें चुनता हूं, तो जब हम पोकेमोन की बातें किया करते थे ना 14 साल 15 साल की उम्र में, तब ये लोग सोच रहे होते थे कैसे ये कब बड़े होंगे और कब जाकर के ये देश सेवा में लग पाएंगे या देश सेवा में शहीद हो पाएंगे। तो ये इनका काम था। इसी तरीके से क्या हुआ, इन यंग रिवॉल्यूशनरीज का एक ग्रुप था जो कि इनका क्या बोलते हैं, अलीपुर जगह है हमारा, यहीं पर ही है, बंगाल में ही है, तो वहां पर एक बॉम्बिंग हुई थी। तो अलीपुर बॉम्बिंग केस में अरबिंदो घोष जी के भाई जो थे वो भी, उनका भी नाम आया था। हालांकि वो सबके सब केस जीत गए थे, एक इंडियन बैरिस्टर थे जो कि इनकी पैरवी कर रहे थे, वो सबके सब जीत गए थे। तो इनका नाम किससे एसोसिएटेड है? नाम है एसोसिएटेड अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। बोलो बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया, चलिए आगे। तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? अरे हम आएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना तो बाद में वहां के चेयरमैन बने थे, प्रेसिडेंट बने थे बेसिकली बाद में। लीग ऑफ नेशंस जो है, लीग ऑफ नेशंस के परमानेंट प्रेसिडेंट थे आगा खान। मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट हैं ये बाद में बने हैं मोहम्मद अली जिन्ना। 1906 की पार्टी है ये। मोहम्मद अली जिन्ना आए हैं 1907, 8, 9 में आया मोहम्मद अली जिन्ना। आइए, द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर 1911। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हुआ था बताइएगा, यहां पर क्या हुआ था ऐसा, पुणे, मुंबई, कोलकाता या लखनऊ, बताइए 1911 में क्या चीज हुई है? हाँ जी, बहुत बढ़िया शुभम, एनटीपीसी में मैच बढ़िया हुई, बहुत अच्छी बात है। हाँ अरे प्रेम कुमार सूर्यवंशी, आपने तो पूरा नाम लिख दिया यार, बहुत सही। अय्यर वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, पेरम्बतूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, परमपील अरे यार मैं पढ़ भी नहीं पा रहा यार अभी। चलिए बढ़िया है, खैर बहुत बढ़िया, आपने नाम लिख दिया है, पूरा आपने नाम लिखा है, अच्छी बात है। तो इंडियन नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग क्यों करा गया था ये समझिएगा। 1911 में क्या हुआ, जब किंग जॉर्ज 5 जब हुए, वो इलेक्ट हुए और बोले अच्छा ऐसा है भारत भ्रमण पे निकला जाए। आइए रानी साहब, इनकी रानी का नाम था क्वीन मैरी। सो व्हेन क्वीन मैरी एंड द किंग ऑफ इंग्लैंड किंग जॉर्ज 5 व्हेन दे डिसाइडेड टू कम टू इंडिया, सो व्हाट हैपेंड वाज, बोले कि ठीक है मतलब दरबार वरबार बनाया जाए हमारे स्वागत में। तो इसी के टाइम पर दरबार बनाया गया था, इंडियन जो इंडिया गेट है उसका इनॉग्रेशन किया गया था। और क्या किया गया था बताइए, और ये गाया गया था, क्या गाया गया था? ये गाया गया था जनगण मन जो है ना, जनगण मन यानी जो हमारा नेशनल एंथम है ना, ये गाया गया था। क्योंकि बेसिकली बात ये थी किंग जॉर्ज 5 को ना इंप्रेस करना था, क्योंकि गुरुवर इंप्रेस हो जाएंगे तो क्या करेंगे, बंगाल का पार्टीशन रद्द कर सकते हैं, इसलिए कलकत्ता के सेशन में इसको गाया गया था जी। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट पर आते हैं। चलो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 पे, सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था बताइएगा, कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? देखिए यार इसका आंसर बहुत आसान है, सुनना, ऐसे याद रखो कि छड़ी पड़ी थी एक तरीके से। मैंने कैसे याद किया इसको समझना, ब्रिटिश हुकूमत को छड़ी पड़ी थी, कहां पड़ी थी बताने का जरूरत नहीं है। तो ब्रिटिश हुकूमत को एक छड़ी पड़ी थी, तो जब छड़ी पड़ी तो छड़ी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैन बोलते हैं, केन बोलते हैं, केन मतलब होता है छड़ी। तो छड़ी पड़ी थी, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर उनको छड़ी पड़ी थी। कैनिंग के नाम में केन है ना, केन बोले तो डंडा, माने छड़ी, डंडा नहीं होता छड़ी होती है, तो छड़ी बोले तो केन होता है। तो यहां पर लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ब्रिटिश हुकूमत को छड़ी पड़ी थी, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये इसके बाद से क्या किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाला पोजीशन हटा करके बोले थे अब ऐसा है, अब आप भारत के लिए पूरा काम करेंगे, अब आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे जी। तो ये आखिरी गवर्नर जनरल हो रहे हैं यहां बंगाल के, और ये मूव कर रहे हैं किसमें, इंडिया पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने गाया था भैया। चलो बात समझ आ गया। अच्छा तो ये बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हटके बेसिकली वाइसरॉय हो गए थे, ये वाइसरॉय हो गए थे,
ये गवर्नर जनरल से हट करके क्या हो गए थे, ही बिकेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, राइट। तो आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय ये कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि दिल्ली दरबार में बोला गया था, क्वीन ने बोला था कि अब आप देखो हमारे अंडर काम करोगे। याद करने का तरीका आपको बताता हूं ताकि जीवन में कभी कंफ्यूज ना हो, सुनिएगा, देखिएगा। देखो एक काम करेंगे यहां पर, मान लो हम ये बोलते हैं कि ऐसा सुनना, देखो गवर्नर जनरल अपने आप में पता चलता ना सुप्रीम नाम है, हाँ या ना, दिस इज द सुप्रीम नेम, सबसे बड़ा नाम है गवर्नर जनरल। अच्छा तो फिर अब सुनिएगा, अगर दोस्त गवर्नर जनरल सबसे बड़ा नाम लग रहा है और किसी भी नाम के आगे अगर वाइसरॉय लगता है, वाइस लग जाता है, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, वाइस एडमिरल, यानी वो सेकंड नंबर की पोजीशन होती है, बोलो हाँ या ना, है ना, वो सेकंड नंबर की पोजीशन होती है। तो फर्स्ट पोजीशन किसकी आएगी? क्वीन की। सेकंड पोजीशन वाइसरॉय की आएगी। इसका मतलब भारत में जब भी वाइसरॉय बन रहे हैं यानी वो सेकंड नंबर पे बन रहे हैं, यानी वो तभी बनेंगे जब क्वीन उनके ऊपर बैठ जाएंगी। और क्वीन कब बैठी थी? जब 1857 की लड़ाई हो चुकी हुई थी। तो इसका मतलब जिसके कार्यकाल में छड़ी पड़ी होगी वही क्या होगा, गवर्नर जनरल से उसी का नाम उसको सेकंड नंबर का बना दिया जाएगा। बोला जाएगा तुम बढ़िया आदमी नहीं हो, तुम फर्स्ट नंबर के लायक नहीं हो, तुम वाइस बनो, वाइस ऑफ द क्वीन, यानी वाइस रॉय हो गया ये। तो ये लॉर्ड कैनिंग थे, यही क्या बने, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो कि बाद में क्या हो गए, ये वाइस रॉय हो गए। बोलो बात समझ आ गई? बढ़िया से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाय 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 हाय, कैसी सी बात कर रहा है कोई, सर सॉ यू एट माय बार हेडक्वार्टर लखनऊ, कैसी सी बातें कर रहे हैं, ये सरस्वती मंदिर में कहां से बाहर आ गया भैया, कैसी सी बातें करते हो यार, ये सरस्वती मंदिर है हमारा और स्टूडियो तो हमारा कतई, मतलब स्टूडियो के अंदर आते ही ना पाय लागू करता हूं कतई स्टूडियो को, और आप माई बार हेडक्वार्टर बता दिए हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए लॉर्ड क्यों बोलते हैं इनको, आपने वो सुना है, जैसे देखिए मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, बट आपने जैसे नाम में आप नाम है यार, मतलब इन्हें बचपन से ही इज्जत चाहिए थी, बहुत ज्यादा इज्जत, तो इनको इतनी इज्जत चाहिए थी, इन्होंने अपने नाम में ही लॉर्ड लगा दिया। अब आप कुछ बोल ही नहीं सकते इनको। चलिए आइए, अच्छा, हु पास्ड द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, बताइए किसने पास करी थी इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जो है वो किसने पास करी थी, जल्दी से बता दीजिए, और क्यों हुई थी ये भी बताना। देखो एक्चुअल में क्या था ना यार, ये बेसिकली कोई भी चीज, अब इसको याद करने का भी तरीका बताता हूं क्या होता है। देखो कोई भी चीज क्या होता है यार, कोई भी चीज मान लो जैसे कोई भी चीज क्या हो गया कि कैसे बताऊं आपको, कैसे याद करने का तरीका सिखाऊं, हु पास द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। हाँ, कोई भी चीज जैसे क्या होता है ना, सरकार टेक ओवर कर लेती है, हमने कहा अरे यार बंटाधार हो गया इसका, तो अब तो इसकी क्वालिटी बेकार हो जाएगी। यानी किसी भी चीज को जैसे ही सरकार ले लेती है अपने अंदर, उस चीज के ऊपर कर्ज आ जाता है, हाँ या ना, उस चीज के ऊपर कर्ज आ जाता है, राइट। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट में क्या हुआ था कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी ना, अब वो सीधे वाइसरॉय के अंडर में आएंगी, यानी अब वो सरकार के अंडर में आ गई थी, यानी उनके ऊपर कर्ज लग गया था। तो वो किसके टाइम में होगा, अपने आप आंसर बताना, क्या आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन। बताओ अभी कभी भूलोगे तो नहीं ना जी, हमेशा याद रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यार ये लोग, इनको पैदाइशी, इनको बहुत सारी रिस्पेक्ट चाहिए, समझिए, इनको पैदाइशी बहुत रिस्पेक्ट चाहिए। ब्रिटेन है, सही बात है, ब्रिटेन है तो द ग्रेट ब्रिटेन, और नाम है तो सबके आगे लॉर्ड लगा हुआ है। हाँ, इज्जत के भूखे लोग हैं बिल्कुल कतई। देखो अच्छा, अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, यहां पर आ रहे हैं, Who was the founder of सत्यशोधक समाज in this one? बताओ कौन है यहां पर सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन है और क्या करना था, समझना। एक्चुअल में क्या होता था यार, देखो एक हमारा समाज जो रहा है, मतलब कुछ कटु सच्चाई है यार दुनिया की, और वो कटु सच्चाई क्या है कि समाज में नो वन वॉन्ट्स इक्वालिटी, ये सच्चाई है, आपको बताता हूं। नो वन वॉन्ट्स इक्वालिटी एट एनी प्लेस, किसी को नहीं चाहिए। आज अगर मतलब कोई भी जगह लो, अगर वर्कफोर्स है तो एक दूसरा एम्प्लॉय किसी दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, किसी को इक्वालिटी नहीं चाहिए। ऐसे ही क्या होता था पिछले समाज की अगर हम बात करें तो क्या होता था, वहां पर जो दलित थे, जो शूद्र कैटेगरी को, बेसिकली जो समाज का क्लासिफिकेशन था, उनको जो लोग बिलोंग करते थे, तो पूरा समाज ही, सारी यातनाएं जो है वो उन्हीं को भुगतनी होती थी। तो अब हुआ क्या, उन यातनाओं के चक्कर में जो कुछ रिफॉर्मर, उन्हीं कम्युनिटी से कुछ रिफॉर्मर निकल के आए। तो ज्योतिबा फूले साहब जो है, ये क्या थे, ये सत्यशोधक समाज के फाउंडर रहे। इन्होंने क्या किया था, दलितों को वो जो आप कह सकते हैं जो वो बेड़ियां थी ना, कि उनको इतना ज्यादा स्लेवरी करनी पड़ती थी हर एक की, उससे निकालने के लिए, उनकी कंडीशन को और बढ़िया करने के लिए ये बाबा ज्योतिबा फूले जो हैं, इन्होंने कार्य किया था, बहुत कार्य किया था। तो दो लोग हैं,
ये डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर। तो भीमराव साहब अंबेडकर की भी मैं आपको बात बताऊं, जितने भी लोग महाराष्ट्र में रहते होंगे, स्पेशली हुई बात, अगर नागपुर साइड आप रहते हैं, नागपुर हो गया, वर्धा हो गया, यहां पर मंदिरों में अगर ईश्वर की फोटो रखी होगी ना, तो साथ में कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर भीमराव अंबेडकर साहब की फोटो ना रखी हो। वो मंदिरों में उन्होंने रखी हुई है, क्योंकि वो इतने पूजे जाते हैं उन सब जगहों पर। तो इन्होंने, क्योंकि एक्चुअल में आप ऐसे नहीं पूजे जा सकते, आपने उन्होंने काम किया है सोसाइटी के लिए, अपनी बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन ईश्वर तुल्य काम किया है, इसलिए वहां पर उनको रखा जाता है। तो ये सब कभी भी ऐसा कुछ आए तो आप देख लेना, आंसर अगर बिल्कुल कंफ्यूज हो ना, तो ये महाराष्ट्र, नागपुर, वर्धा इस साइड में बहुत था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, ये क्या करेंगे यहां पर, इसमें आ रहे हैं, हु वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। किसको बोला गया था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? जल्दी जल्दी बता दो भाई, क्या हुआ है यहां पर और क्यों हुआ है ऐसा, ये भी बताइएगा। देखिए, आप एक खास बात देख रहे होंगे, यहां पर वाइसरॉय और गवर्नर जनरल से सवाल बहुत आते हैं, है ना, बहुत आते हैं। इवन अगर आप पिछले 10 साल में, ये पता 26 सवाल में टोटल 25 सवाल के आसपास हैं, कैसे निकालते हैं, देखते हैं मैक्सिमम सवाल कौन से आ रहे हैं, तो उनमें से मैक्सिमम ऐसे सवाल उठाते हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए। तो अब जैसे आपको भी इससे याद क्या करना चाहिए हमेशा, कि यार मेरे को सारे गवर्नर जनरल और सारे वाइसरॉय ने जो काम किए हैं, मुझे एक एक काम याद होना चाहिए बढ़िया से। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, हु वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो वो कौन हो जाएंगे? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट विल बी रिपन। क्यों? इन्होंने क्या किया था, छोटी छोटी पंचायतें जो थी ना, उनका ऑर्गेनाइज कराना शुरू किया था। बोले देखिए ऐसा है कि कुछ नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स, नॉन गवर्नमेंट यानी जो अर्ध सरकारी या गैर सरकारी जो लोग होते थे, उनको पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी, और गांव के लेवल पे ना वो लोग, उन्होंने एज अ ज्यूरिसडिक्शन बॉडी, यानी जज का भी कार्य निभाया, रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी कार्य निभाया, वो सारा काम पंचायत ने करा था। इसीलिए लॉर्ड रिपन को बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। और एक और बात बता दूं, ये इंसान ने अच्छे काम ही करे हैं। इस इंसान ने, जितने ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे आए यहां पर गवर्नर जनरल वगैरह, इनसे अच्छे काम किसी नहीं, इनकी बुरे काम की तो कोई लिस्ट ही नहीं है। इन्होंने अच्छे काम करे हुए हैं लॉर्ड रिपन ने। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको हमने कैसे याद किया था? देखो, मेरा याद करने का तरीका जो है ना यार, ये बड़ा अजीब होता है, समझिएगा। यस, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस 2, यस, क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन ने लगाई थी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी इन्होंने हटाया था, समझना। इसको देखो, मैंने याद करने का तरीका आप ये रखो, जितनी भी अच्छे कार्य हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सोशल डेवलपमेंट, इन्होंने सोसाइटी से इतनी गंदगी हटाई थी, इन्होंने ऑर्थोडॉक्स पना इन्होंने इतना हटाया था, इन्होंने लोकल लीडर्स के संग में मिल करके उनके सोसाइटी के लिए अगर अच्छा काम हो रहा है, याद रखना वहां पर लॉर्ड रिपन ही आंसर होगा, क्योंकि किसी गवर्नर जनरल ने काम ही नहीं किया। पका, राइप बोले तो पका हुआ फल कैसा होता है? बढ़िया होता है। तो मैंने तो खैर ऐसे याद किया था, बड़े ही बेकार तरीका है, बट याद रहा है उससे। आओ आइए मिलान करें। फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, लिखा हुआ है कहीं पर। हाँ, अब जानते हैं ये मुझे क्यों याद है, आपको मैं बताऊं। मैं था क्लास 5वीं में, और मुझे जीके टेस्ट में, मतलब पूरे स्कूल में कंपटीशन था, तो 2-3 लोगों में बिल्कुल ये हो गया कि यार इनमें से किसको भेजें, ऑल इंडिया मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन था, किसको भेजें। तो फिर दोनों में क्विज हुआ, और 10 सवाल का क्विज था और चला 35 सवाल तक, क्योंकि सब लोग सारे आंसर बता रहे थे। ये क्लास 5 की बात है, 3 लोगों में हो गया था। फिर एक ऐसा सवाल था जिससे कि मैं जीत गया था, और वो था फ्रंटियर गांधी। उस दिन के बाद से, उस दिन मुझे ये नहीं पता था फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से मैं आज तक नहीं भूला हूं, क्लास 5वीं में पढ़ा था कि फ्रंटियर गांधी का मतलब होता है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको बोलते थे। तो बाद में पता चला हिस्ट्री पढ़ के कि अच्छा क्यों बोलते हैं, क्या है ये सब, तो बाद में पता चला। खैर, तो मतलब कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो आपके बिल्कुल बस जाते हैं आपके दिमाग में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा भाई नेहरू को बोलते हैं। यानी यार क्या आ गया, 1 का क्या है 5, A का 5 है, B का 3 है, A का 5 B का 3, ये दिख रहा है अपने को, तो B भी दिख रहा है, D भी दिख रहा है। फिर महामना किसको बोलते हैं? मदन मोहन मालवीय जी को बोलते हैं, यानी 3rd का 1 होना चाहिए, यहां पर दिख रहा है। लो जी, B आंसर हो गया। हाँ जी, वेरी गुड। चलो बढ़िया से आइए, अब क्या करेंगे यहां पर, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चलो आगे बढ़े, यहां पर आते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। सो नाउ लेट्स, चलो आंसर मी आप, हु वाज द वाइसरॉय व्हेन दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? हाँ जी बताएं, बताइए, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया When Delhi became the capital of British India? अरे यार सोच के देखो ना, देखो हुआ क्या इन्होंने, अच्छा इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अनाउंस किया 1911 में और लागू हुआ 1931 में। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका। आपको लगेगा दिल्ली दरबार जिस टाइम पर हुआ उसी समय हुआ, लेकिन बिल्कुल नहीं। दिल्ली दरबार में अनाउंस हुआ, लेकिन लागू हुआ है 1931 में। ठीक है जी, आंसर बताइए किसका सही है? एनीवन?
चलिए, तो ये आ जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर क्या हुआ? इट बिकेम द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। जी, अच्छी बात है, आगे बढ़े। अच्छा, समझ आ रही है चीजें? ये बताओ, मतलब ऐसा तो नहीं बस आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बढ़िया लग रहा है सुनने में, बस इसलिए सुने जा रहे हैं। एक एक चीज ना याद हो जानी चाहिए यार, ठीक है? आओ, तो यहां आ रहे हैं, हु वाज द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओ, ये तो बहुत बढ़िया न्यूज आई, सुनना, इसको बताता हूं क्या हुआ था। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस कब क्रिएट हो? यार क्लास में बताया था, याद है? पाईटी पे ही बताया था मैंने। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या करे? बोले देखो ऐसा है, हम बनाते हैं, देखो बोले ऐसा रेवेन्यू, पहले तो बोले हमारे लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होगा, यानी जितना भी पैसे का काम होगा ना, ये हम करेंगे, हम हर जगह से पैसा कलेक्ट करेंगे। बोले अच्छा ठीक है गुरुजी, आप ही कलेक्ट कर लीजिएगा सारा पैसा। फिर बोले यार नहीं, पैसा अब तो हमारा हो ही गया, अब हमें पैसा कलेक्ट, अब इतना पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया है कि कलेक्ट करने के लिए हमको अलग से एक पूरा ऑफिस चाहिए, हमें इतना पैसा लूटना है भारत से। बोले ठीक है भाई, तो इसके लिए क्या उन्होंने बनाया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या बनाया कि जितने भी लोग पढ़ाई कर चुके हैं कंप्लीट वाली, बताओ ये सारी चीजें सही लग रही हैं? सारी एक एक चीज आपने पढ़ी हुई है, जिन्होंने भी कंप्लीट बैच करा है, आप लोगों ने एक एक चीज आपको याद आ रही होगी कि एक एक शब्द आपने क्लास में पढ़ रखा है, एक एक शब्द। तो 1773 में क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट पास हुई थी, जिसमें कि क्या हुआ था? ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया गया था। धीमे 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 क्या करा गया? इन्हीं को और ज्यादा जुडिशरी पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दे दी गई, जो कि आज और धीमे धीमे इसको जाना जाने लगा डीएम के नाम से, जिसको आज भी हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बुलाते हैं। तो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना, बस। ठीक है जी, चलो, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़े। चलिए, क्लियर हो गया ना अच्छे से? गुड। तो ये क्या हो जाएगा यार हमारे पास? हाँ, 1772 बेसिकली, मतलब ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ही बनाया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पर, जिसके टाइम पर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर इसको निकाला गया है, 1772 आंसर होगा जी। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर बनाया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट के ठीक पहले बनाया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या करा गया है? सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करा गया था। रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करा गया था, और रेगुलेटिंग एक्ट के ठीक पहले क्या बनाया गया? 1772 द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हु वाज द वाइसरॉय? द वाइसरॉय वाज वॉरेन हेस्टिंग्स एंड नॉट द वाइसरॉय, बेसिकली गवर्नर जनरल। कौन थे गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। डीएम हॉलीडे, मैंने एक दिन क्या हुआ था, रेनी डे हो रहा था, तो मैंने सीधे पेपर में निकला था कि अगर कोई आपातकाल की सूचना हो तो सीधा डीएम को फोन कर दें। मैं था क्लास 7वीं में, और मुझे क्या लगा था यार डीएम का नंबर निकाल देंगे। मैंने फोन उठाया और फोन कर दिया, हाँ अंकल आज छुट्टी नहीं होगी क्या? बारिश बहुत हो रही है। तो उधर से एक आवाज आई, शट अप एंड गो टू स्कूल। बस मुझे आज भी याद है, वाज इन क्लास 7, शट अप एंड गो टू स्कूल। और मैंने अपने फादर के फोन से फोन किया था। 3 घंटे बाद उनके फोन पे फोन आ रहा है कि आपके घर में बच्चे हैं। उनका फोन आ रहा है सीधे डीएम के नंबर के ऊपर। तो वो हमारे वहां आईनेक्स पेपर आता था दैनिक जागरण का, उसमें पता नहीं क्यों निकाल दिया था, हमें क्या पता है, नहीं करना था फोन। चलिए आइए, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में कहां पर, किसने, कौन प्रेसिडेंट था यहां पर? एस.एन. बैनर्जी, डी वाचा, श्री प्राइम मिनिस्टर, अच्छा मुझे लगा वो लिखा हुआ है, श्री पीएम मेहता या वोमकेश चंद्र, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? इट विल बी डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, राइट। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस इन 1885, द फाउंडिंग ईयर ऑफ द कांग्रेस। जी बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आओ जी नेक्स्ट पर आते हैं, इस पे आ रहे हैं वोमकेश चंद्र बैनर्जी जी। अच्छा, एक और बार भी हुए, ये बताओ कब हुए, दोबारा कब हुए? इलाहाबाद सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1892, वोमकेश चंद्र बैनर्जी वाज अगेन elected as the president of the Indian National Congress. That was in the year 1892. The session was Allahabad session of the Indian National Congress. आओ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं भाई। लॉर्ड कर्जन की वाइस रॉयल्टी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई है? लॉर्ड कर्जन, ही वाज अ कर्स टू इंडिया, एक्चुअली ही वाज अ कर्स टू इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, सेकंड दिल्ली दरबार, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या पार्टीशन ऑफ बंगाल। मैंने बोला ना कर्स थे, तो बंगाल का पार्टीशन तो होगा ही होगा, 100% होगा। और क्या नहीं होगा? और क्या नहीं होगा? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो अच्छा काम हो रहा है ना। अब सोच के देखो, पता है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं आता, और लेकिन मैंने एक हिंट दिया है कि जो भी अभिशाप मिलेगा ना भारत को, वो कर्ज के टाइम पर मिलेगा, कर्जन के टाइम पर मिलेगा। अभिशाप कब मिला? 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुई है? 1885 में बनी है यार। तो यार 20 साल का अंतर है, तो ये तो अच्छा काम हो रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अच्छा काम है, अच्छे काम के लिए तो पॉसिबल ही नहीं इनका कोई भी काम हो जाए, अच्छा काम नहीं होता इनके टाइम पर। ठीक है जी, चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हैं यार आप लोग, बहुत बढ़िया जा रहे हो। नेम द गवर्नर जनरल हु एक्सेप्टेड द व्यू ऑफ मैकॉले टू मेक इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसने बोला कि देखो ऐसा है यार, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाओ, यहां पर संस्कृत चलती है, अरबी चलती है, इसको हटाओ? कौन बोला?
देखो यहां पर क्या करेंगे, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन, ताकि क्या हो, जो हमारे ये लोग जो ऑर्डर है ना हमारे आराम से बजा सकें। नहीं तो अपने को पता चला अपने और इनके बीच में एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, हम अंग्रेजी में बोलेंगे, ये सुनेंगे किसी और भाषा में। और इफ वी वांट देम टू बी अ कंज्यूमर क्लास, बेसिकली द प्रोड्यूसर क्लास, द लेबर क्लास, अगर हम चाहते हैं कि भारतीयों को हम एक्चुअल में एक लेबर क्लास बना पाए, तो हमको इसी हिसाब से ही हमको इनको अपनी भाषा सिखानी होगी। हम इनकी भाषा नहीं सीख सकते, हम इनको अपनी भाषा सिखाएंगे ताकि इनको हमारा लेबर बनने में भी प्राइड फील हो। क्योंकि देखो इंग्लिश आते ही आप जनता से ऊपर उड़ गए, थोड़े से बहुत सारे लोगों से ऊपर उड़ गए। सोचो आज अंग्रेजी इतनी बड़ी हवा है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती होती तो वो सोचता है यार अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, हेलो बोलने में भी ना शर्म आती है, तकलीफ होती है, गलत बोल दिया तो सोचो आज से 200 साल पहले क्या हुआ होगा। So that is the reason जो उन्होंने किया, बड़े पेशेंस से किया, बहुत लॉन्ग टाइम तक किया, बड़ी एकदम सही सटीक जहां स्ट्राइक करना था वही किया। तो ये आ जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी के साथ हो गई है हमारे समय समाप्ति की घोषणा। बहुत अच्छा लग रहा था आप लोगों से मिलकर के, क्लास को और भी खींचने का हमारा और मजे से खींचने का मन था, बट पता ही नहीं चला कि कब 50 मिनट ओवर होने को आ गए, बिल्कुल मालूम ही नहीं चला। अभी तो शुरू किया था यार हम लोगों ने। चलो ये खैर आप के संग बहुत मजा आता है यार पढ़ाने में, इसलिए कभी समय नहीं पता चलता है। चलिए जी गाइस, सो थैंक यू सो मच। दोबारा मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, और हम कल मिलेंगे 7:30 बजे इसी टाइम पर। हमारा लैब पे सारे टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो लैब पर ही मिलेंगे। स्टडी लैब देखिए, स्टडी लैब में हर चीज के प्रैक्टिस टेस्ट चलते हैं, हर चीज के, CHSL के, CGL के, UPSI के, SSC GD के, और लैब पे चलते हैं प्रॉपर थ्योरी क्लासेस। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लैब है थ्योरी क्लासेस के लिए और प्रैक्टिस क्लासेस के लिए है स्टडी लैब जी। तो ये वाला जो चैनल है ये है हमारा उसके लिए। अभी सवाल खैर काफी थे, लेकिन मैं देखता हूं कितने थे सवाल, कितने आ गए हैं। अच्छा जो PDF है ना, जो हमारा आज का जो है वो यहां पर मिलेगा, ठीक है ना। PDF जो है ना वो यहां पर, ये एक चैनल है माई स्टडी लैब, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो यहां पर जो हमारे ऑफिशियल, जो हमारा अपना कंटेंट होता है वो चीजें हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है जी, चलो फिर ऑल गुड, मजेदार, बढ़िया। मिलेंगे हम लोग फिर से कल जी। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। आएंगे अपन फिर से कल। क्लास के बारे में कौन सा बता तो दिया सब, ठीक है। चलिए 8:30 से आपकी वो सब है जी, तो वो सब आपके 8:30 से आपकी क्लास है वो वाली, जो हमारी करंट अफेयर कह रहा हूं, UPSI की जो क्लास है ना वो 8:30 बजे से है जी। तो 8:30 पे मिलेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय। वेलकम पीपल। तो यार ये स्पेशल क्लास कैसे ज्वाइन करें, ये अभी मैं आपको कंप्लीट एक पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूं कैसे स्पेशल क्लास को ज्वाइन करते हैं। दीज आर अल्टीमेट क्लासेस, जिससे कि आप अपनी एक तैयारी को ना एक पूरी तरीके से एक नया नॉच दे सकते हैं। पता है फायदे क्या है इसमें? एक तो जो आंसरिंग होती है ना, आप डेडिकेटेड आंसरिंग करते हैं अलोंग विद द पोल, यानी कि पोल होता है जिसमें A B C D 4 ऑप्शन रहते हैं और आप चारों ऑप्शंस पे आप जो भी आपको चीज समझ में आ रही है आप उसको चेक करते हो, आप उसको। उसके बाद साथ ही इसके पास आपके पास लीडर बोर्ड भी होता है। आप हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी लोग स्पेशल क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, आप उनमें अपनी रैंक देख सकते हो कि आप कहां पर लाई कर रहे हो, राइट। चलिए तो फिर यार यहां पर अभी मैं आपको बता देता हूं प्रोसेस की, क्या प्रोसेस है, कैसे अटेंड करते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं स्पेशल क्लास को। आइए देखते हैं। देखिएगा यार कैसे ज्वाइन करेंगे आप मेरी स्पेशल क्लासेस को। ये आप अनअकैडमी का आप जो वेबसाइट है वो आप खोलेंगे, URL क्या है unacademy.com, ठीक। और उसके बाद आप क्या करोगे, ये देखिएगा, आप ये लॉगिन बटन आपको दिख रहा है ना, आप लॉगिन बटन पे जैसे ही प्रेस करते हैं आपसे बोलेगा कि भाई अपना मोबाइल नंबर डालिए। आप जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे आपके पास में OTP आ जाएगा, आपके उसी मोबाइल नंबर पे जो आपने यहां पर डाला होगा। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं, आप टेंशन ना लीजिए, मैं अभी आपको एंड में बता दूंगा कि मोबाइल से भी कैसे ज्वाइन करते हैं, राइट। चलो तो यहां पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे और यहां पर आपके पास OTP आ जाएगा। आप OTP डालने के बाद आप जैसे ही वेरीफाई OTP पे आप क्लिक करेंगे, नाउ आप आ जाओगे सीधे अपने पोर्टल के ऊपर, ठीक है। ये आपका कंप्लीट पोर्टल होगा। यहां पर देखिएगा, आप जैसे ही ये कैटेगरी यहां पर आप सेलेक्ट कर लोगे कि भाई आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप चाहो तो कैटेगरी सेलेक्ट करके भी जा सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहां पर आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, यानी कि आप सीधा सर्च करेंगे अमन श्रीवास्तव, SRIVASTAVA। आप ये भी कर सकते हैं, दोनों काम में, दोनों चीजों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप नाम आपको कैटेगरी सर्च कर रहा है, मैं दोनों चीजें करके बता देता हूं। आप कैटेगरी सर्च करोगे तो आपको यहां से आप SSC कैटेगरी आप सर्च कर लेंगे, राइट।
और उसके बाद जैसे ही आपने एसएससी कैटेगरी सर्च करी, आप एक तो एसएससी कैटेगरी के थ्रू आप जितनी स्पेशल क्लासेस एसएससी कैटेगरी में हो रही हैं सब देख पाओगे। आपको मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है, आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली यहां पर आकर के अमन श्रीवास्तव आप सर्च करेंगे, यहां पर सीधे आप मेरे को चूज करेंगे, यहां से अमन श्रीवास्तव आपने चूज किया। चूज करते ही आपको यहां पर मेरा आपको पूरा प्रोफाइल दिख जाएगा। ये पूरा प्रोफाइल होगा, ये बैंक एग्जाम में जितने भी मेरे अपकमिंग रनिंग कोर्सेज हैं ये सारे आपको कोर्सेज दिखेंगे। आप और स्क्रॉल करोगे ऊपर एसएससी एग्जाम और स्क्रॉल करोगे, आएगा आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा स्पेशल क्लासेस। जैसे ही आपको स्पेशल क्लासेस आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए सारी स्पेशल क्लासेस यहां पर दिख रही होंगी। आप यहां पर क्लिक करोगे सी ऑल पे, सी ऑल पे क्लिक करते ही आपको देखिएगा, सी ऑल पे क्लिक करेंगे, ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस एक साथ आ गई हैं। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद आपके पास इतने सारे फिल्टर अवेलेबल है यार, आप सीधे आ करोगे भाई कौन सी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस है, यानी अब आने वाली स्पेशल क्लासेस कौन सी हैं। जैसे ही आप अपकमिंग स्पेशल क्लासेस पे क्लिक करेंगे, आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिल जाता है जो भी मेरी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस होंगी उनकी आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाती है, जिसको आप यहीं से एनरोल कर लेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, as soon as you will click on this topic, जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे क्या होगा, आपसे बोलेगा अनलॉक करिए, यानी कि आप एक कोड डाल करके अनलॉक करते हैं। सो यार ये है वो अनलॉक कोड LAB लैब, और आप जितना भी फ्री प्लान है सारा का सारा अनलॉक कर देते हैं। दीस आर द फ्री स्पेशल क्लासेस। लैब कोड डालते ही आपकी पूरी की पूरी चीज अनलॉक हो जाती है, राइट। एंड आप सीधा सीधा अपनी स्पेशल क्लास में आपकी एंट्री हो जाती है उस तय समय पर, जिस समय भी टाइमिंग, डेट और टाइम जो भी होता है, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको पूरी चीज दिखा देगा। ठीक बात है। जो लोग मोबाइल से डाउनलोड करना चाहते हैं उन्हें क्या करना होगा, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और आप मेरे नाम को सर्च करेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप ओपन करने के बाद आप मेरे नाम को सर्च करेंगे, आप मुझे यहां से फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा स्पेशल क्लास का, सेम कहानी, आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद ही आपको सारी स्पेशल क्लासेस मेरी दिख जाएंगी। आप अपकमिंग पे क्लिक करेंगे और अपकमिंग में आपको जो भी मेरी स्पेशल क्लास होगी आप उसके ऊपर क्लिक करके आप उसमें एनरोल हो सकते हैं, राइट। इसमें भी सेम चीज है, अनलॉक कोड पूछेगा। अगर आपको वो क्लास फ्री देखनी है तो फ्री का जो कोड है वो है LAB लैब। इससे आपकी क्लास पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी और आप फ्री में पूरी क्लास को देख पाएंगे। सो दैट इज हाउ यू एनरोल इन दी स्पेशल क्लासेस। ये तरीका होता है जिससे आप पूरी की पूरी स्पेशल क्लास अपनी अटेंड कर सकते हैं। सारे लर्नर्स के बीच में अपनी रैंक्स और अपना सब कुछ, लीडर बोर्ड कहां पर आप स्टैंड करते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। सी यू गाइस, ऑल ऑफ यू गाइस देयर इन दी स्पेशल क्लास। Thank you.